हेलो एवरीवन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने जो एक्सप्लेन किया है अभी तक, उसमें हमने लाइट को पार्टिकल नेचर का माना हुआ है। पर अगर हम ये मान लें कि लाइट के पास वेव नेचर है तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके कुछ पॉइंट्स है बच्चों, हम वो देख लेते हैं कि अगर लाइट की वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स। वेव थ्योरी की अगर हम बात माने तो जो एनर्जी है लाइट बीम के पास, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उस लाइट की इंटेंसिटी पर। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट बीम की तो इसके साथ साथ उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है और एम्पलीट्यूड बढ़ने से उन लाइट बीम की एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर हम उस लाइट बीम को किसी मेटल के सरफेस पर फॉल करवाते हैं तो लाइट एनर्जी उस मेटल के एंटायर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वो एनर्जी बाद में उस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन करते हैं और गेन करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। इस थ्योरी अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है उसके साथ साथ अगर वो बढ़ेगी तो उसके साथ साथ उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। पर अगर हम बच्चों बात माने एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों, जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर सकती। तो ये फर्स्ट पॉइंट था बच्चों जो वेव थ्योरी का था, जो फेल हो गया इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। सेकंड पॉइंट के अंदर बच्चों अगर हम वेव थ्योरी की बात माने तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो मेटल के सरफेस से, इसके लिए किसी भी प्रकार की फ्रिक्वेंसी जरूरी नहीं है, इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए। कहने का मतलब इस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों किसी भी प्रकार की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। किसी भी फ्रिक्वेंसी पर आप इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवा सकते हो, सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी, ऐसा कॉन्सेप्ट था वेव थ्योरी का। पर अगर हम बात करें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो हमने क्या पाया बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एमिशन तब तक नहीं होगा जब तक फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन्स की थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम होगी। जब इनकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट फोटॉन की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन पॉसिबल है। इसके लिए इंटेंसिटी की किसी भी लिमिट के बारे में कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ था। इंटेंसिटी के साथ साथ ओनली करंट बढ़ता है, फ्रिक्वेंसी सफिशिएंट होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये पॉइंट भी बच्चों वेव थ्योरी का फेल हो गया था इस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जैसे बच्चों किसी मेटल के सरफेस पर लाइट वेव्स को, लाइट बीम को इंसिडेंट करवाया जाता है तो वो लाइट बीम की एनर्जी इस मेटल के एंटायर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर वो जो एनर्जी है लाइट बीम की जो मेटल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो एनर्जी इस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दी जाती है। ऐसा होने में टाइम लगता है, फिर वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके मेटल के सरफेस से बाहर आते हैं। पर जब बच्चों हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या पाया, जैसे ही मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट रेडिएशन हम फॉल करवाते हैं इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से बाहर आएंगे। कब आएंगे, जो वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएं। तो ये थर्ड पॉइंट भी वेव थ्योरी का फेल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। आगे है नेक्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों आपने ऐसे सेल देखे होंगे मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो सेल लाइट को सेंस करते हैं, लाइट के एब्सेंस के अंदर वो सेल किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं देते। उन्हीं में से एक सेल है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। जैसे कि नाम से हमें कुछ चल रहा है पता, ये ऐसा सेल है बच्चों जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक
क्वार्ट्ज की बनी ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर बच्चों दो मेटल प्लेट्स हैं, सी प्लेट जिस पर हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, और ए प्लेट को हम सी के रिस्पेक्ट में प्लस पोटेंशियल पर रखते हैं। जैसा कि आपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पढ़ा था, इन दोनों प्लेट्स को हम एक सॉकेट के अंदर फिट करते हैं और बाहर एक सर्किट लगा रखा है जिसमें एक माइक्रो एमीटर है जो क्या करेगा, इस सेल के द्वारा जो करंट प्रोड्यूस किया गया है उसको मेजर करेगा। फिर इसके आउटपुट को हम एम्पलीफाई करने के बाद जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बच्चों इस सेल का आउटपुट काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये प्रोड्यूस करता है, तो उसको तो हम डेली पर्पज के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बच्चों। वर्किंग देख लेते हैं। जैसे ही हम सुइटेबल फ्रिक्वेंसी के रेडिएशंस इस सी प्लेट पर फॉल करवाते हैं, तो जब उनकी एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो सी प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स सी प्लेट से ए प्लेट कर मूव करना शुरू कर दें, क्योंकि हमने ए को सी के रिस्पेक्ट में प्लस पोटेंशियल पर रखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट के अंदर बच्चों फ्लो करेंगे तो उनके फ्लो से बनेगा इलेक्ट्रिक करंट, या उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमें माइक्रो एमीटर बता देगा। तो इस प्रकार बच्चों इस सेल ने किया क्या है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो लाइट हम सी प्लेट पर इंसिडेंट करवा रहे थे, अगर हम उनकी सप्लाई को रोक देंगे तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन भी रुक जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगा। इससे किसी प्रकार का करंट इस सर्किट में माइक्रो एमीटर हमें शो नहीं करेगा। तो इस प्रकार बच्चों ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं टीवी कैमरा के अंदर फोटोग्राफी सीन्स को टेलीकास्ट करने के लिए। इसका इस्तेमाल करते हैं काउंटिंग डिवाइस में। जैसे किसी हॉल के अंदर कई सारे लोग एंटर कर रहे हैं तो उनको 1 बाय 1 काउंट करने के लिए इस सेल का इस्तेमाल करते हैं। एज ए फायर अलार्म भी बच्चों इसका यूज़ होता है। किसी एक्सीडेंटल फायर को ये सेंस कर लेगा, सेंस करने के बाद इसके साथ अटैच जो अलार्म है वो ब्लो करेगा। इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटिंग को स्विच ऑन स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली करने के लिए इस सेल का यूज़ किया जाता है। इन एप्लीकेशंस के अलावा और काफ़ी एप्लीकेशंस आपकी बुक में है बच्चों, वो आप देख लेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन जो हम पहले भी देख चुके हैं बच्चों। लाइट को वेव नेचर का अगर हम मानकर चलें तो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर के बेस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बारे में तो बच्चों हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया। कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर क्या होगा, एक एक्सरे फोटोन फॉल करता है किसी मेटल जैसे एल्युमिनियम पर फॉल करता है, और उसमें से फॉल करने से इलेक्ट्रॉन उस एल्युमिनियम की प्लेट से इमिट होते हैं। उन इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो डिपेंड करती है कि इंसिडेंट फोटोन की क्या डायरेक्शन है। तो इन दोनों इफेक्ट को अगर हम देखें तो हमें इस बात का की सपोर्ट मिलती है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी है। और वहीं अगर हमें रेफ्रैक्शन या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात करें तो हम लाइट के किसी भी नेचर को लेकर चल सकते हैं। दोनों के बेस पर हम इन फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसका मीनिंग होता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है। तो ये था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। बच्चों हमने रेडिएशन के ड्यूअल नेचर की बात तो कर ली कि रेडिएशन वेव की तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था डी ब्रोगली ने। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ने यह बताया कि जब कोई मैटर या कोई मटेरियल पार्टिकल जब कोई मूव करता है, उस मटेरियल पार्टिकल के साथ साथ एक वेव एसोसिएट होती है। देखो बच्चों, वो पार्टिकल खुद तो पार्टिकल वो है ही, खुद तो मैटर है ही, जब वो मूव करेगा तो उसके साथ साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है। वो वेव उस पार्टिकल को हर प्रकार से कंट्रोल करती है। तो जो वेव उस मूविंग पार्टिकल के साथ जुड़ी होती है, एसोसिएट होती है, उस वेव को नाम दिया गया, डी ब्रोगली ने क्या नाम दिया, डी ब्रोगली वेव। और उस वेव की जो वेवलेंथ थी उसको नाम दिया डी ब्रोगली ने डी ब्रोगली
वेवलेंथ। उसका फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। वहीं लैम्डा उस वेव की वेवलेंथ है जो वेव मटेरियल पार्टिकल, मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है। एच प्लांक कांस्टेंट है, एम और वी ये मास है, ये वेलोसिटी है उस मूविंग मटेरियल पार्टिकल की। तो इस प्रकार जो मूविंग पार्टिकल वो पार्टिकल तो है ही और उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट है। तो यहां पर डी ब्रोगली ने क्या किया, मैटर के ड्यूअल नेचर की बात कर दी। अब हम इस फॉर्मूले को डराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी, जो फोटोन है वो पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों E इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है और न्यू उस फोटोन की एनर्जी है। वहीं दूसरी ओर आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये माने कि फोटोन एक पार्टिकल है m मास का, तो उसके साथ एनर्जी एसोसिएट होगी, वो है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। m यहाँ फोटोन का मास है और c है फोटोन की स्पीड, और हम जानते हैं फोटोन्स मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ दोनों से हम दोनों इक्वेशंस को इक्विवेलेंट कर देंगे और एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर और m की वैल्यू निकाल लेंगे एच न्यू अपॉन में सी स्क्वेयर। मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों हम जानते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मोमेंटम हम यहाँ किसका निकाल रहे हैं, फोटोन का। तो फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास हमने निकाल लिया एच न्यू अपॉन सी स्क्वेयर और फोटोन मूव करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, एच न्यू अपॉन में सी। अब इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सी अपॉन में न्यू, और हम जानते हैं सी अपॉन न्यू ये होती है वेव लेंथ, एच अपॉन में लैम्डा। तो यह है बच्चों मोमेंटम है एक फोटोन का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से हम और हम लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा आएगा एच अपॉन में पी और पी का फॉर्मूला है एम वी। इस प्रकार लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये हमने डी ब्रोगली की वेवलेंथ निकाल दी। डी ब्रोगली ने बताया कि जब कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, तो ये वेवलेंथ उसी वेव की वेवलेंथ है। ये जो फॉर्मूला है ये फोटोन पर भी एप्लीकेबल है और अदर मटेरियल पार्टिकल्स पर भी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले के बारे में। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल। इसका मीनिंग बच्चों जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी मटेरियल पार्टिकल की, उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। सेकंड पॉइंट, इसका वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली की वो मास पर भी डिपेंड करती है। जितना हैवी मटेरियल पार्टिकल मूव करेगा, हैवी मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ भी उतनी ही कम होगी। तो जो वेवलेंथ है वो वेलोसिटी और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम उस मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी को जीरो कर दें तो लैम्डा हमारा आएगा इन्फिनिटी, हम उसकी वेवलेंथ को निकाल नहीं पाएंगे। इसका मीनिंग बच्चों जब कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है तभी उसके साथ कोई वेव एसोसिएट होती है और तभी हम उसकी वेवलेंथ निकाल पाएंगे। जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ है वो उस मटेरियल पार्टिकल के चार्ज पर या उस मटेरियल पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। जो डी ब्रोगली वेव है जो मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, वो जो डी ब्रोगली की वेव है वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बच्चों चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट होती हैं, जबकि डी ब्रोगली जो वेव है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो ये कुछ पॉइंट थे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में। इसके अलावा अगर हम पॉइंट्स की बात करें, अगर वो मटेरियल पार्टिकल जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है वो स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाए, द वेलोसिटी ऑफ मूविंग मटेरियल पार्टिकल इज कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो उस मूविंग पार्टिकल का बच्चों मास भी चेंज होने लग जाएगा
उस मास को हम आइंस्टीन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एम नॉट रेस्ट मास उस पार्टिकल का, तो इस प्रकार हम उस पार्टिकल का मास निकालकर, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है बच्चों जब वो मूविंग मटेरियल पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपेरेबल मूव करना शुरू कर दे, उस पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो, तब उसका मास चेंज होगा और तब उस फॉर्मूले में जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, यहां हम इस एम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उस मेटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होगी उसकी वेवलेंथ निकाल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बच्चों, ये जो वेव नेचर है मेटेरियल पार्टिकल का, उससे एक पार्टिकल लोकेशन की प्रॉब्लम निकल के सामने आती है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम इसमें पार्टिकल की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो पार्टिकल लोकेशन की प्रॉब्लम इस वेव नेचर से सामने आती है। उस मूविंग पार्टिकल की इस प्रकार से वेव निकल के आती है जिस वेव के बारे में हम उस पार्टिकल की लोकेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। डी ब्रोगली के इस कॉन्सेप्ट के बाद हेसनबर्ग ने भी अपना प्रिंसिपल दिया था, हेसनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। वेरी एक्यूरेटली हम एक साथ किसी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को हम मेजर नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल था हेसनबर्ग का, जो कि डी ब्रोगली वेव के बाद आया था। आगे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी पार्टिकल की गिवन टेम्परेचर कैपिटल टी पर, उसका फॉर्मूला है 3/2 kT। यहाँ पर कैपिटल के है काइनेटिक एनर्जी उस मेटेरियल पार्टिकल की, स्मॉल के यहाँ पर है बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल टी है टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12 mv²। इसको हम मोमेंटम के अंदर चेंज कर लेंगे, ऊपर और नीचे हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 m² v² अपॉन में m, 12 mv होल स्क्वेयर अपॉन m, और mv मोमेंटम होता है, इसको हम p से डिनोट कर देंगे, दैट इज 12 p² m। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम यहाँ से p निकाल लेंगे, दैट इज 2mk। तो ये p बच्चों यहाँ पर है मोमेंटम है मेटेरियल पार्टिकल का, और हम लैम्डा का फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में p या mv। लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और इस प्रकार ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। और यहाँ आप इस कैपिटल के की वैल्यू पुट कर देना। कैपिटल के बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है जो कि जिसका फॉर्मूला 3/2 kT, 3/2 kT। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करना आप, और हमें मिलेगा h अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3mkt। तो ये रिलेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के बीच में। स्मॉल के यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, m मेटेरियल पार्टिकल का मास है, h प्लांक कांस्टेंट है।